आज हम लोग सीखेंगे यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट बायोमोलिक्यूल्स एंड uses of biomolecules, where we can use biomolecule and also learn about the study and scope of biomolecules in this chapter. So first of all, we study introduction of this chapter. Introduction. A living system grows, sustains and reproduces itself. मतलब एक जो लिविंग सिस्टम है वो बढ़ता है, मतलब ग्रो करता है, सस्टेन होता है और रिप्रोड्यूस इटसेल्फ और खुद को रिप्रोड्यूस करता है। तो द लिविंग सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल। तो जो लिविंग सिस्टम है वो कंपोज्ड है किनका? नॉन लिविंग एटम और मॉलिक्यूल का। तो लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। तो जो जितने भी लिविंग सिस्टम हैं वे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से बने हुए हैं। तो इन बायोमोलिक्यूल्स में हो सकते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड etc. तो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या है? जरूरी कंस्टिट्यूएंट है हमारे भोजन में। तो दीज बायोमोलिक्यूल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ये जो बायोमोलिक्यूल है एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं एंड कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ प्रोसेस। और क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस को ये कंस्टिट्यूट करते हैं। तो लोग फर्स्ट में सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है और इसका डिफिनेशन। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमारे शरीर के एनर्जी का ये मुख्य स्रोत है। इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट में कैसे बनते हैं? फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में पत्ती में जो क्लोरोफिल रहता है वो सनलाइट का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इट इज द ओल्ड डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये जो है कार्बोहाइड्रेट का पुराना डिफिनेशन है। The definition of carbohydrate has been modified and they may be defined as। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन है वो पुराने डिफिनेशन को मॉडिफाई करके डिफाइन किया गया है। तो नए डिफिनेशन में क्या बतलाया गया है? द पॉली अल्कोहलिक अल्डिहाइड और पॉली अल्कोहलिक कीटोन्स or substances which generally give hydrates of carbon on hydrolysis contain at least one chiral atom and are therefore ऑप्टिकली एक्टिव। तो जितने भी क्या होंगे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो क्या होंगे?
पॉली अल्कोहलिक एल्डिहाइड्स होंगे या पॉली अल्कोहलिक कीटोन्स होंगे या वैसे सब्सटेंस जो जनरली देते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब अगर जिनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन मिलेगा उनसे, और कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन, और कम से कम एक कायरल कार्बन होता है उनके पास, एंड आर देयरफॉर ऑप्टिकली एक्टिव। और कायरल कार्बन होने के कारण वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को और क्या बोलते हैं हम लोग, सैकराइड भी बोलते हैं, जिसमें ग्रीक वर्ड होता है सैकरॉन का मतलब शुगर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के बाद उनका जो बिहेवियर है उसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है। तो दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। तो उनको मुख्यतः 3 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट है मोनोसैकराइड, सेकेंड ओलिगोसैकराइड और थर्ड पॉलीसैकराइड। तो फर्स्ट है मोनोसैकराइड के बारे में। तो अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ polyhydroxyaldehyde or ketone is called a monosaccharide। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो फर्दर क्या होगा, देगा सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोसैकराइड। तो अबाउट 20 मोनोसैकराइड आर नोन टू अकर इन नेचर। नेचर में 20 मोनोसैकराइड को देखा गया है या उनके बारे में जानकारी प्राप्त है, और भविष्य में भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो जो मोनोसैकराइड है उसको क्या होगा, फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में। इनका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। मतलब जो मोनोसैकराइड है वो सिंपलर यूनिट में डिवाइड नहीं हो सकता है। तो दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज अल्डोज और कीटोज। तो इनको हम लोग मोनोसैकराइड को फर्दर अल्डोज और कीटोज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अल्डोज के बारे में, तो मोनोसैकराइड विच कंटेन अनअल्डिहाइड्स ग्रुप आर कॉल्ड अल्डोज। तो वैसा मोनोसैकराइड जो क्या कंटेन करता है अल्डिहाइड ग्रुप को, तो क्या कहलाता है, अल्डोज। जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरिथ्रोज, थीरियोरोज etc। तो अल्डोज में कौन सा ग्रुप होगा, अल्डिहाइड ग्रुप। तो उसी प्रकार कीटोज है, तो कीटोज में कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन। तो मोनोसैकराइड विच कंटेन आ कीटो ग्रुप आर कॉल्ड कीटोज। एग्जाम्पल इसका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इरिथ्रोलोज, राइबोलोज etc। अब सीखेंगे हम लोग ग्लूकोज के बारे में। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर। ग्लूकोज जो है नेचर में फ्रीली अकर होता है, एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म, और साथ ही साथ यह कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है।
तो इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एंड हनी, मतलब ये जो है मीठे फलों और हनी में, मतलब जो मधु है उनमें पाया जाता है। तो राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट, मतलब जो पका हुआ ग्रेप है वो ग्लूकोज को अधिक मात्रा में रखता है, मतलब धारण करता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज।